हेलो एवरीवन। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लास 11 बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस वाले चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसमें हम सिर्फ अभी फर्स्ट पार्ट ही पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड क्या होता है, लीव क्या होता है आपके पास, प्लाज्मा क्या होता है, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स हम लोग पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे और आपके पास RH फैक्टर और प्लाज्मा तक हम पढ़ेंगे। अब आपने देखा होगा कि ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, तो दो दो ही हमारे पास हैं फ्लूइड जो फ्लो करते हैं। दैट इज, एक तो ब्लड है हमारे पास और दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है हमारे पास लिव। तो दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, हमारे पास ब्लड है और लिव है। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से आगे आपके पास, जैसे सिलेंट्रेटा है आपके पास, ओके, स्पॉन्जिस और सिलेंट्रेटा है, वो कैसे सर्कुलेट करेंगे ब्लड को? तो वो क्या होता है, उनकी बॉडी कैविटी के थ्रू, ठीक है, ये बॉडी कैविटी है, एक ही ओपनिंग होती है, यहीं से ही आपका वाटर आया अंदर और और आपका वाटर ही बाहर चला गया। तो वहां से क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज या जो हार्मफुल मटेरियल है वो वहां से ही एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया स्मॉलर सिंपल ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जो हम लोग हैं, ठीक है, तो उनमें क्या फ्लो करता है, ब्लड है और लिम्फ है। अब हमको इसकी जरूरत क्यों है कि ताकि बॉडी में जो है वो फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए या कुछ फ्लो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है आपके पास। हार्मोन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होने हैं तो वो भी ब्लड के थ्रू ही होते हैं आपके पास, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं वो किसके थ्रू, अगर आपको कहीं पहुंचानी है, किसी ऑर्गन के पास पहुंचानी है, तो या ब्लड के थ्रू जाएगी या आपका लिव के थ्रू जाएगी। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो चीजें जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड जो होता है क्या होता है आपके पास, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें प्लाज्मा जो है 55% प्रेजेंट होता है आपके पास, और सेल टिश्यू जो है वो 45, फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो 45% प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है आपके पास, प्लाज्मा 55% प्रेजेंट होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके पास, ठीक है। ऐसे इसको लर्न कर लेंगे हम कि 55 प्लाज्मा और 45 सेल्स। क्लियर है? तो अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है, एक स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ होता है, आपने गेहूं देखी होगी, ठीक है, उसका जो एक गोल्डन जैसा कलर होता है ना, उस तरह के आपका प्लाज्मा होता है, जिसमें क्या होता है आपके पास, वाटर जो होता है वो 90 to 92% प्रेजेंट होता है और प्रोटीन जो होता है आपके पास प्रेजेंट होता है 6 to 8%। क्या प्रेजेंट होता है, 6 to 8% हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब इसमें 3 टाइप की प्रोटीन होती है, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। कौन कौन सी है, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। इस वाले चैप्टर में हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन करेंगे, कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन जो है वो मिस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप लोग, तो आपको ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब आता है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो है वो किस में हेल्प करता है, आपका क्लॉटिंग में या कोआगुलेशन। इसको क्लॉटिंग भी बोलते हैं या कोआगुलेशन भी बोलते हैं। क्या होता है ये, ब्लड का जमना। जब आपकी इंजरी होती है, आप थोड़ी देर के बाद देखोगे कि ब्लड जो है वो क्लॉट जम जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिब्रिनोजन। वो कौन सा प्रोटीन, उसको बोलते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो कौन सा वो आपका प्रोटीन काम करता है, फिब्रिनोजन, ठीक है। सेकेंड आता है हमारे पास ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, यानी कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपका काम करेगा। जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है, तो कौन काम करता है आपका, यही वाला जो है ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म शो करेगी। थर्ड है हमारे पास एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करेगी, आपका हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस को जो है वो मेंटेन करेगी। अब प्लाज्मा में और क्या, और कुछ भी तो प्रेजेंट होता होगा, ठीक है। तो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, HCO3 नेगेटिव है, बाइकार्बोनेट है और क्लोराइड है आपके पास, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, लिपिड्स हैं। ये भी जो है वो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो फैक्टर्स हैं कोआगुलेशन के, जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए होते हैं ना, वो ब्लड में या प्लाज्मा में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इन एक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में होंगे, इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। क्या बोलेंगे हम, सीरम बोलेंगे उसको। इतना क्लियर हो गया?
चलिए, अब नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट क्या हुए, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं आपके पास अरिथ्रोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है और प्लेटलेट्स है, ठीक है। इन तीनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। किस किस को, अरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को, तीनों को कंबाइन करके हम लोग बोलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड। तो यानी कि 45% में जो हमने पढ़े थे अभी सेल प्रेजेंट होते हैं, तो ये तीनों सेल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आ गया हमारे पास अरिथ्रोसाइट्स। अरिथ्रो का मतलब होता है रेड, ओके, रेडिश कलर। तो ये आरबीसीज भी बोलते हैं इनको, रेड ब्लड सेल, ओके। अबंडेंट इन ऑल सेल, अबंडेंट होता है बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। एक हेल्दी मैन में, एडल्ट मैन में ये 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसीज, मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ओके। आरबीसीज जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, आपके रेड बोन मैरो में बनते हैं एडल्ट में, जब बड़े हो जाते हैं हम, ठीक है। एज अब जब छोटे छोटे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका स्प्लीन में बनता है। और जब एडल्ट हो जाते हैं तो कहाँ पे बनते हैं आरबीसीज, बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है, बोन में, हड्डियों में, ओके। आरबीसीज में न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट कैमल। कैमल में ये न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। और ये बाय कनकेव, ऐसे जैसे होते हैं ये, ठीक है, ऐसे जैसे बाय कनकेव होते हैं, ठीक है। अब बाय कनकेव क्यों होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कैरी कर सके, इसलिए इसकी शेप बाय कनकेव होती है, ओके। उसके बाद है ये रेड इन कलर होता है, मैंने पहले ही बता दिया रेड इन कलर है क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ओके। कलर उसके बाद है हमारे पास हेल्दी इंडिविजुअल के पास 12 टू, हमारे पास कितना होना चाहिए ब्लड, हीमोग्लोबिन काउंट होना चाहिए हमारे पास 12 टू 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ओके, क्लियर। और इसके बाद है कि क्या काम करते हैं अरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज, वो करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इनका एवरेज लाइफ पीरियड कितना है, 120 डेज होता है। और जब ये खत्म, इनका लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है, तो ये किस में स्टोर डिस्ट्रॉय होते हैं, स्प्लीन में, ओके। स्प्लीन ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है नीट के पेपर में, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन है हमारे पास ल्यूकोसाइट्स। अब देखो, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। सीधा है कि कलरलेस है तो व्हाइट कलर के होंगे, तो इनको हम व्हाइट ब्लड सेल भी बोलेंगे, या हम इसको डब्ल्यूबीसी भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन वो एब्सेंट होता है, क्लियर। इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है ना, इनका नंबर थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू आरबीसी। तो इनका नंबर होता है 6000 टू 8000 मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड, ओके। और इनका लाइफ टाइम भी शॉर्ट होता है, 2 to 3 डेज का होता है। इनकी दो कैटेगरी होती है आपके पास, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसियोफिल्स, क्लियर है। ग्रेन्युलोसाइट्स, पहले तो इनकी दो कैटेगरी आ गई, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स में आ गया आपके पास न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसियोफिल्स। वाइल लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो किस में आते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट में, क्लियर है। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि कौन से किस में सेल आते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स, अब इनको तो एक एक दो दो लाइन में पढ़ेंगे हम। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं आपके पास वो एबेंडेंट होते हैं। एबेंडेंट का क्या मतलब होता है, एबेंडेंट होता है हमारे पास कि बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 60 to 65% होते हैं। और टोटल ऑफ डब्ल्यूबीसी, इनका फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है, जो भी फॉर्शन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, जर्म पार्टिकल आपकी बॉडी में चला गया, तो ये जैसे जस्ट सपोज ये जर्म पार्टिकल है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसको चारों साइड से कवर कर लेंगे और फिर बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फैगोसाइटोसिस, ओके। नेक्स्ट वन है हमारे पास, और ये जो आपके पास न्यूट्रोफिल्स और बेसियोफिल्स, बेसियोफिल्स कम प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो होते हैं आपके पास 6 to 8% ऑफ फैगोसाइट होते हैं, और ये भी फैगोसिटिक होते हैं, ठीक है, जो कि फॉरेन पार्टिकल ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में अंदर आ गया है उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। और बेसियोफिल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसियोफिल्स क्या सिक्रीट करते हैं, हिस्टामाइन, जो कि
इन्फ्लेमेशन में, एलर्जी में अगर हो है किसी चीज को तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। सेरोटोनिन भी आपका ब्लड क्लॉट इसमें हेल्प करता है एलर्जी में। और हेपरिन, हेपरिन ये बहुत है, ये एंटी कोआगुलेंट है। हेपरिन है आपके पास है जो एंटी कोआगुलेंट है, ये हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है ताकि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर ही डिपॉजिट ना हो जाए, जम ना जाए, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो बॉडी में ही ना हो जाए। तो क्या प्रेजेंट होता है? हेपरिन प्रेजेंट होता है जो कि एक एंटी कोआगुलेंट है। याद रखना इसको, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो 2 to 3% इन्फेक्शन और ये परसेंट प्रेजेंट होते हैं, ये इन्फेक्शन के ऊपर काम करते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हो गया आपके पास, ठीक है, कोई भी पैरासाइट है, फाइट अगेंस्ट पैरासाइट, कोई भी जैसे आपके पास है कोई भी पैरासाइट आपकी बॉडी में एंटर हो गया, ठीक है, हेलमिंथिस वगैरह, तो वो वैसे तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर पानी पीते हैं, प्रॉपर ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग पानी के साथ भी एंटर हो जाते हैं। फूड वेजिटेबल्स को प्रॉपरली वैसे सब वॉश प्रॉपरली करते हैं, लेकिन कई बार जो होता है वो थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसके साथ हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो कौन से ये काम करते हैं? ईओसिनोफिल्स जो हैं वो इन्फेक्शन पे काम करेंगे। और फाइट अगेंस्ट पैरासाइट, ये क्या करते हैं? एक टॉक्सिक प्रोटीन और एंजाइम जो है वो रिलीज करते हैं, और वो जो होता है आपके पास वो उस पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो काम करता है। क्लियर है? हमको बाहर से आपको एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का खुद का इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है कि वो खुद ही फाइट कर लेता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। क्लियर? अब देखो ये आरबीसीज हैं, ये आरबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसियोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, ठीक है। अब मोनोसाइट्स क्या होते हैं? ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है। फैगोसाइटोसिस होंगे तो पूछ सकते हैं कि नेम द लार्जेस्ट आपके पास डब्ल्यूबीसी, दैट इज मोनोसाइट्स। और आपके पास है नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं हमारे पास? ये 20 to 25% प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टू टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स, और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट वन है, हमने पढ़ लिया आरबीसीज और पढ़ लिया डब्ल्यूबीसीज। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। इनके अदर नेम सॉरी लर्न कर लेने हैं आपके, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये मेगा कैरियोसाइट्स हैं जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल सेल इन बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होता है? बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं वो प्लेटलेट्स को रिलीज करते हैं। ओके, तो इनका नंबर क्या है आपके पास? 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स मिलीमीटर पर क्यूबिक। ओके, और ये वेराइटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो रिलीज करते हैं जो कि हेल्प करते हैं कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में ये हेल्प करते हैं। अगर देखो इनका नंबर, अगर प्लेटलेट्स काउंट, आपने सुना होगा कि घर में कोई आजकल तो एज्ड का यंग बच्चों में भी आ जाता है कि प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कम है। तो प्लेटलेट्स काउंट कम का क्या मतलब है आपके पास? कि जो प्लेटलेट्स अगर कम हो जाते हैं तो क्लॉटिंग कम होगी, क्योंकि ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? आपको क्लॉट करने के लिए, ब्लड को क्लॉट करने के लिए। तो अगर ये कम हो जाएंगे तो पुअर क्लॉटिंग हो जाएगी, और उससे जो है वो ब्लीडिंग जो है वो एक्सेसिव हो जाएगी, यानी कि बहुत सारा ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्लियर? 3 टाइप के पढ़े हमने, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास ब्लड ग्रुप। अब पढ़ेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुपिंग जो है ना वो ब्लड में होती है, ठीक है। इसमें 2 टाइप के होते हैं आपके पास, ए बी ओ एंड आर एच। कौन कौन से हुए हमारे पास? ए बी ओ एंड आर एच। क्लियर? 2 ही आपने लर्न, ये 2 ही हैं और इनको प्रॉपरली लर्न करना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ए बी ओ ग्रुपिंग, ठीक है। ए बी ओ ग्रुपिंग जो है आपके पास ये डिपेंड करती है कि एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसीज। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है किसमें? आरबीसीज में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, और एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है? प्लाज्मा में। क्लियर? 2 पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट डिपेंड करेगा कि कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसीज में और कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है प्लाज्मा में, बस। ओके, तो ये है हमारे पास। नेक्स्ट है, ये 4 टाइप के आपके ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। ओके, ये है हमारे पास। अगर हम इसको देखें तो ब्लड ग्रुप 4 आ गए, ए
बी, ए बी एंड ओ। ओके, अब इसमें हम देखेंगे कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है और कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ए ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन प्रेजेंट होता है ए। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? ए। और एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है बी। कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है? बी। और डोनर ग्रुप होते हैं ए एंड बी, यानी कि जो डोनेट कर सकते हैं। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे एक और चीज आपने कॉमन दिख रही होगी आपको चार्ट में कि ओ इसमें भी है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी और ये भी, यानी कि ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर। ओ ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड जो है दे सकता है। अब क्यों दे सकता है? क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास बी। बी ब्लड ग्रुप जो है वो उसके पास एंटीजन बी होती है, एंटीबॉडी भी बी हो ए होती है, सॉरी, ठीक है। एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है, और डोनर है बी, और वो ओ जो है वो इसको ब्लड दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? वो उसमें एंटीजन ए और बी प्रेजेंट होती है, इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। और आपके पास कौन कौन इसको ब्लड दे सकता है? ए बी वाले भी, ए भी, बी भी और ओ भी। तो ये है आपके पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि ये हर किसी से ब्लड जो है वो ले सकते। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, जिसमें एंटीजन एब्सेंट होती है और एंटी ए और बी जो है वो प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होगी, बी भी प्रेजेंट होगी, तो ओ जो है हमारे पास ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, समझ में आ गया? ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें मिसिंग करके दे देंगे आपको एग्जाम में, तो वो आपको वहां से फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? ये मैंने बता दिया आपको, यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये डोनर है। नेक्स्ट है हमारे पास ये आर एच ग्रुपिंग। ये जो है टॉपिक ना, ये अपने में ही इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में आता ही आता है। ओके, इसको हम, इस पूरे पैराग्राफ को हम इतना इजी वे में समझेंगे कि क्या होता है। पहले तो आर एच ग्रुपिंग क्या होते हैं, देखो, अगर आप इसको समझ लीजिए कि एक हमने ए बी ब्लड ग्रुप पढ़ा आपने, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि मान लो ये आरबीसी, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कन्वेक्स ऐसे जैसा आरबीसी है, ये आरबीसी है, इसके ऊपर कुछ प्रेजेंट है, बस ऐसे जैसे समझ लो, कुछ एंटीजन प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर एच फैक्टर बोलते हैं। अगर ये आर एच फैक्टर एंटीजन प्रेजेंट है तो आर एच पॉजिटिव है, अगर एब्सेंट है तो आर एच नेगेटिव है। क्लियर, समझ में आ गया? नियरली 80% जो ह्यूमन है ना वो आर एच पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। आर एच पॉजिटिव मतलब बहुत ही 20% ऑफ ह्यूमन है जो आर एच नेगेटिव होते हैं। ओके, अब आर एच नेगेटिव में क्या होता है? उनकी बॉडी में क्या होता है? नॉर्मली एक एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं होती। क्या नहीं होता है? एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं होती है। ओके, अब अगर सोचो, अगर आर एच नेगेटिव पर्सन को आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए, ठीक है, मिल जाए, और बॉडी जो है वो एंटी आर एच एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब वो तो स्टार्ट कर देगी, एंटीजन एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट है हमारे पास, इसलिए जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एबीओ के साथ, एबीओ ब्लड के साथ साथ आपका आर एच मैचिंग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है, एक तो सबसे पहले मुझे लगता है यहाँ तक आते आते सबको अपना ब्लड ग्रुप पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हॉस्पिटल में जाइए, चेक कराइए, उसके साथ साथ आप आर एच पॉजिटिव है या आर एच नेगेटिव है, दोनों को करिए कि आपका क्या प्रेजेंट है और क्या एब्सेंट है। क्योंकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है, ठीक है, घर में किसी को जरूरत है, किसी कुछ हो गया है, कुछ जरूरत है, कुछ इमरजेंसी पड़ गई है, तो अगर आपको आप अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं होगा तो पहले फिर आप, अगर कुछ मिस हैपनिंग या कुछ इंजरी हो जाती है तो पहले आपका ब्लड ग्रुप निकालेंगे, फिर आपका टेस्ट करेंगे, फिर आर एच फैक्टर, तो तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए पहले ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तो पता होना चाहिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है, सेकंड पता होना चाहिए कि आर एच पॉजिटिव है या आर एच नेगेटिव है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, अब जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, आर एच इनकम्पैक्टिबिलिटी इन मिसमैचिंग। ओके, स्पेशल केस आ जाता है ये। वैसे तो देखो आर एच पॉजिटिव मदर है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मदर आर एच नेगेटिव है, ओके, मदर आर एच नेगेटिव है और जो बच्चा है, फिटस है जो मदर की बॉडी के अंदर है, वो आर एच पॉजिटिव है,
ठीक है, मदर RH नेगेटिव है और बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा कि वैसे तो क्या होता है कि प्लेसेंटा प्रेजेंट तो है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपका फीटस को मदर की बॉडी से। फर्स्ट डिलीवरी में तो क्या होगा, वैसे तो प्लेसेंटा उसको सेपरेट रखता है, ठीक है, ब्लड को, मदर के ब्लड को और फिटस के ब्लड को सेपरेट रखता है। लेकिन डिलीवरी के टाइम में थोड़ा सा जो ब्लड है, ठीक है, वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, डिलीवरी के बाद फिटस का थोड़ा सा ब्लड जो है वो मदर के वोम में, मदर की बॉडी में चला जाता है। अब मदर की बॉडी क्या करती है, वो नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव चला गया तो एंटी RH एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। क्या बनाना स्टार्ट कर देगी, RH एंटीबॉडी जो है वो बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी फर्स्ट डिलीवरी में। अब सेकेंड डिलीवरी में, सेकेंड प्रेगनेंसी में, ठीक है, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, अगर मदर फिर से RH नेगेटिव है, बच्चा जो है RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा, अब मदर की बॉडी में तो क्या हुआ कि RH पॉजिटिव ब्लड चला गया था उस टाइम में, तो उसने एंटी RH एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ब्लड का, बच्चे का जो ब्लड है वो है RH पॉजिटिव है, तो वो जो ब्लड जो है वो फिटस के उसमें चला जाएगा और वहां के RBCs को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बेबी को एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, आपका जॉन्डिस हो जाएगा और कभी कभी इतना हो जाता है कि बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो इसमें जो होता है ना, इस कंडीशन को बोलते हैं अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ओके, अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिस मर्जी तरीके से आए, लेकिन क्वेश्चन जो वो आएगा ही आएगा। ओके, EFB इसको बोलते हैं हम। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है, अब इसकी प्रिवेंशन है आपके पास कि फर्स्ट, जब फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हुई, यानी कि ब्लड को जो है वो मिक्स होने देना ही नहीं है। फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही मदर को जो है वो आपको एंटी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है और उसकी बॉडी जो है वो फिर एंटीबॉडी बनाना जो वो बंद कर देती। इससे जो है वो बच्चा भी ठीक रहेगा और मदर भी ठीक रहेगी और जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी वो भी सेफ रहेगी। समझ में आ गया? ठीक है, मेन जो है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले चैप्टर। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। अब हम पढ़ेंगे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है। आपने देखा होगा बचपन में भी कई बार हमारी उंगलियां कट जाती थी, ठीक है, कट लग गया तो ब्लड उसमें से हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम तो बहता रहता है, लेकिन फ्लो करता रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुद ही बंद हो जाता था, क्लॉट जम जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं, तब तो बचपन में पता नहीं होता था, लेकिन जब हम बड़े बड़े हुए, पढ़ना शुरू हुआ, बुक्स में से पता लगा अच्छा ऐसा भी होता है, तो फिर वहां से हमको पता चला कि इस वाले, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो इसका प्रोसेस है, क्यों ब्लड क्लॉटिंग होनी चाहिए, ताकि एक्सेस ब्लड को रोक सके। अगर क्लॉटिंग ही नहीं होगी तो ब्लड बहता रहेगा और पूरी बॉडी में से ब्लड जो है वो ड्रेन हो जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, कंपोजिशन, अभी किस किस चीज के बना होता है आपके पास, एक फाइब्रिन आपके पास है, फाइब्रिन से बना होता है। ठीक है, फेब्रिन होता है आपके पास, इससे ये बना होता है। इसका जो है वो, इस पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ना हो आपने, मैंने शॉर्ट में एक चार्ट दिया है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, वहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, अगर कहाँ पे इंजरी हुई, टिश्यू में इंजरी हुई, ठीक है, और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या थे, थ्रोम्बोसाइट्स थे, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स, तो इसमें क्या एक्टिवेट हो जाएंगे, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। वो क्या रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोकाइनीज, जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं या थ्रोम्बोकाइनीज भी बोलते हैं, वो जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट हो जाएंगे तो विटामिन के, इंपॉर्टेंट है इसमें, विटामिन के जो होता है वो, सॉरी, रिक्वायर्ड होता है लीवर, लीवर से वो आता है और वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, विटामिन के जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम के, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ओके, और ये एक्टिव एंजाइम हो गया जो कि कन्वर्ट करती है फिब्रिनोजन को, फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगी, फिब्रिन में कन्वर्ट करेगी। तो फिब्रिनोजन जो है वो सॉल्युबल प्रोटीन होता है, उसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, इनसॉल्युबल थ्रेड में, वहां से फाइब्रिन बन जाएगा आपके पास, और जो फेब्रिन जो होता है वो ट्रैप करेगा किस किस को, RBCs को, WBCs को आपके, और प्लेटलेट्स को, वहां से जो है वो ब्लड क्लॉट बनेगा और वहां से ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो कैल्शियम जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इसमें प्ले करता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ, इंजरी हुई, इंजरी में से प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड, प्लेटलेट्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, रिलीज ऑफ
थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोब्लास्टिन दोनों सेम है, उसका रिलीज होता है। और विटामिन के जो होता है वो लिवर से रिलीज होता है, और जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। और वो क्या करता है, फिब्रिनोजन जो कि सॉल्यूबल प्रोटीन है उसको इनसॉल्यूबल प्रोटीन फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिन एक धागे की तरह होता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक क्लॉट बन जाता है। क्लियर है, उस और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट है लिव लिव टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, देखो जब ब्लड जो होता है ना वो कैपिलरी से, जैसे मतलब ये कैपिलरी है, इसमें से ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, यहाँ पे नीचे टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा वाटर का मॉलिक्यूल और वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, निकल जाएंगे और टिश्यू में इकट्ठे हो जाएंगे। उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जो स्पेस होता है थोड़ा सा टिश्यू के और कैपिलरी के बीच में, वहां जाके जो है वो वहां पे चला जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं, हम उसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, या हम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं आपके पास, या फिर लिम्फ बोलते हैं। क्लियर है। अब ये क्या करता है, इस फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ये मिनरल की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन एंड गैस को भी हेल्प करता है बिटवीन द ब्लड एंड द सेल, यानी कि ये ब्लड की है ये सेल है, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज भी करेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, और एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस हैं या ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारा इसी के बीच में से ही होता है। लिम्फ लिम्फ एक हमारे पास क्या है, लिम्फ जो है वो एक कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है। और लिम्फेटिक वेसल टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है और दोबारा वेन में ही डाल देता है। ये क्या करता है, ये लिम्फेटिक वेसल जो होती हैं वो टिश्यू फ्लूइड को जो क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं और दोबारा वेन में ही रिटर्न कर देती है। कलरलेस है आपके पास, कलर फ्लूइड है और कंटेन लिम्फोसाइट कंटेन करता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। ओके, और ये न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये। और इसका फंक्शन मैंने बता दिया आपको, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड हार्मोन्स करेगा, और फैट एब्जॉर्प्शन में आप लोगों ने देखा होना कि पढ़ा होना आपने, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाय भी बोलते हैं। और फैट जो होते हैं ना, दे आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन लैक्टेल्स। ओके, लैक्टेल्स होते हैं जहां से फैट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। समझ में आ गया इतना। तो ये जो था ये पार्ट 1 में हमने क्लियर कर लिया है। तो हमने पढ़ा है सारा, एक एक लाइन एक एक वर्ड हमने एनसीईआरटी की कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।